जय हिंद स्टूडेंट्स। आज आपकी 5th क्लास है, ठीक है ना। तो कल की क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, कल सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन का कुछ पार्ट अभी थोड़ा सा बचा है, तो उसको देख लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन में मैंने आपको सेल मेम्ब्रेन में उसके जितने भी आपके मॉडल थे वो बता दिए हैं, जिसमें से आपका फ्लूइड मॉजिक मॉडल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बताते हैं कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, मालूम है ना आपको, किसकी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे डेवलप होती, क्या क्या मटेरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाता है। लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन का मतलब यदि अलग अलग करके बोले तो, लिपो मतलब लिपिड, बोले तो फैटी मटेरियल, वसीय पदार्थ, और आपका प्रोटीन, ठीक है ना। प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन के ऐसी 3 लेयर मिलकर के क्या बनाती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती है। इसके अलावा आप देखना है इसमें कि कितने परसेंट आपका यहाँ पर प्रोटीन है, कितने परसेंट यहाँ पर लिपिड है, और कितने परसेंट आपका यहाँ पर क्या है, आपका कुछ फ्यू अमाउंट में आपका कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। तो हम लिखेंगे ये है composition of plasma membrane, composition of plasma membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन क्या है, तो फर्स्ट है आपको ये मालूम है प्रोटीन, आपका प्रोटीन, सेकंड है आपका क्या, लिपिड, और थर्ड है इसमें ये कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स भी इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट भी इसमें पाया जाता है। हमें लिपोप्रोटीन हम बोलते हैं, मतलब लिपिड और प्रोटीन के अलावा बिल्कुल थोड़ी से अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है, समझ में आया ना। ये कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट होती है 1 to 2%, 1 से 2% आपका पाया जाता है। 1 से 2% आपका क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। आपका यहाँ पर 57 से लेकर के 58% समथिंग क्या होता है आपका प्रोटीन। कितना हो गया ये 60, अब कितना बचा आपका 40, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका लगभग आपका ये 40% समथिंग आपका क्या होता है, लिपिड। 40% समथिंग लिपिड होता है, और आपका प्रोटीन आपका ज्यादा होता है, और उसके बाद बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट में इसमें शर्करा भी, ग्लूकोज भी आपका, या कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसी की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने ही सिमिलर सेल को क्या करती है, फाइंड करती है। प्लाज्मा कार्बोहाइड्रेट की वजह से ही सेल रिकॉग्नाइजेशन होता है। क्या होता है, एक होता है सेल रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन कहलाता है आपकी पहचान, आइडेंटिफिकेशन भी हम बोल सकते हैं, पहचान। जैसे जब कल्चर मीडियम में, जैसे हमने कोई मीडियम ले लिया, एक ट्रे ले लिया, और इस ट्रे में हमने मैनी टाइप ऑफ सेल भर दी। कितने टाइप की, मैनी टाइप ऑफ सेल आपकी ये कर दी हमने, ऐसी कई टाइप की सेल्स आपकी ये भरी हुई, सेल का ये आपका ग्रुप है, समझ में है ना। अब आप देखना, सेल का ग्रुप है, तो सेल का ग्रुप आपका क्या बनाएगा, टिश्यू बनाएगा, ठीक है ना। इसमें आपके मैनी टाइप ऑफ सेल, जैसे आपकी कुछ सेल्स आपकी क्या है, एनिमल सेल है, कुछ आपकी प्लांट सेल है, ठीक है ना, कुछ आपकी बैक्टीरियल सेल है, ऐसे ये भी आपकी बैक्टीरियल सेल है, ये आपकी एनिमल सेल है, समझ में है ना। तो देखना कि कैसे एक सेल अपनी ही स्पीसीज की सेल को आइडेंटिफाई करती है, ठीक है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्यों, क्योंकि उसमें पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंटेशन की वजह से ही एक सेल अपनी ही स्पीसीज की सेल को क्या करती है, फाइंड कर लेती है। जैसे इस कल्चर मीडियम में समझ लीजिए ये एग सेल है, ये एग सेल आपकी, ये ऐसी एग सेल, और ये स्पर्म सेल है। तो आप देखना एनिमल का जो स्पर्म सेल होगा वो एनिमल एग सेल से ही फ्यूजन करके वो फर्टिलाइजेशन करेगा, समझ में है ना।
ऐसा नहीं है कि आपका ये समझ लिया कि प्लांट सेल है तो ये आपका जैसे प्लांट सेल की ये एग सेल समझ लो, तो आपका ये एनिमल का स्पर्म कभी भी प्लांट के एग सेल से फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा, क्योंकि वो पहचान जाएगा कि ये मेरी स्पीसीज की मतलब सेल नहीं है। तो क्यों क्यों अपनी ही स्पीसीज की सेल से दूसरी सेल अटैच होती है? क्यों? क्योंकि उसमें होती है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मेन कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी ही स्पीसीज की सेल को क्या कर लेता है, पहचान लेता है। समझ में आ गया ना? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया, आपको कहीं नहीं मिलेगा ये चीज कि कैसे एक सेल अपनी ही स्पीसीज की सेल को पहचान लेती है। तो किसके थ्रू? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। क्यों प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो आपकी दूसरी भी सेल में भी है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपका क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो हर स्पीसीज में आपका क्या होता है, स्पेशल कैरेक्टर दिखाता है, और ये ग्लूकोज ही क्या करता है, अपनी स्पीसीज की सेल को पहचानने में क्या करता है, मेन रोल निभाता है। समझ में आ गया? आगे चले, ठीक है, आगे चलते हैं हम। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये देखना, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा या सेल भी बोल सकते हैं हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आप बताइए आपके अकॉर्डिंग कौन कौन से फंक्शन हो जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के? यदि आ गए कार्य की, कार्य लिखिए मेंस में, यदि आ गए कि कोशिका झिल्ली के कार्य क्या हैं, ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप कार्य? कोशिका झिल्ली क्या क्या कार्य कर रही है? ठीक है, ये आपकी ये सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है, ये एनिमल सेल मेम्ब्रेन है। तो आप देखिए ये सेल मेम्ब्रेन के आपके क्या क्या कार्य हो जाएंगे, बताइए। एटीपी फॉर्मेशन होता है कहां पर? ट्रांसपोर्टेशन, ये हम बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करती, ठीक है। हाँ, और क्या समझ में आ रहा है आपको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये बनी है चारों तरफ, तो क्या कर रही है, सबसे पहले ये क्या बना रही, स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है, ठीक है ना, शेप प्रोवाइड करा रही किसी भी सेल को, और क्या कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन कर रही है, और क्या कर रही है, प्रोटेक्शन कर रही है, और क्या कर रही है, सीमेंट ऑफ सेल। तो ये तो नहीं है, इसके बाहर जो आपकी है वो एनिमल सेल, जिसे ग्लाइकोकैलेक्स बोला है मैंने, जो सिलिसिलिक एसिड या म्यूसिन या हाइलुरोनिक एसिड की बनी होती है, तो वो आपकी एनिमल सीमेंट कहलाती है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, फिर भी चलिए 3 फंक्शन। हाँ, और कोई बता रहा है? मूविंग का वर्क करेगी, ठीक है, किसी किसी में हो जाएगा। और चलिए, आप लोगों ने जो जो बताए हैं वो मैंने लिख दिया है आपका। एक तो सबसे पहले ये शेप प्रोवाइड द शेप प्रोवाइड कर रही है, शेप प्रोवाइड कर रही है, ठीक है ना, शेप प्रदान कर रही है, आकार दे रही है, किसी भी सेल को क्या दे रही है, शेप दे रही है। सेकंड क्या है कि ये ट्रांसपोर्टेशन का वर्क कर रही है। नेक्स्ट लिख लेना प्रोटेक्शन, पहले लिखो प्रोटेक्शन का कार्य कर रही है, सुरक्षा का कार्य करती है ये। थर्ड लिखेंगे हम, अभी मैंने कार्बोहाइड्रेट को लेकर के बताया था, तो क्या कर रही है ये, आइडेंटिफिकेशन का भी करती है ना, सिमिलर सेल को क्या करती है, रिकॉग्नाइजेशन बोले तो अपनी ही जाति की सेल को पहचानने का भी कार्य करती है। तो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सेल, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सिमिलर सेल, अपनी ही समान सेल को ये पहचानती है, पहचानने का वर्क करती है। फोर्थ आपका हमने लिख दिया ट्रांसपोर्टेशन का वर्क कर रही है ये, ठीक है, समझ में है ना। अब ट्रांसपोर्टेशन में देखना, ट्रांसपोर्टेशन में हम कई चीजें आपको बताएंगे, मतलब वही जो पदार्थ अंदर बाहर जाता है,
तो ट्रांसपोर्टेशन एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो और एक चीज और करती है, ट्रांसपोर्टेशन भी करती है और अवशोषण का भी कार्य करती है। एब्जॉर्प्शन मतलब मटेरियल आपका अंदर कैसे चला जाता है जब वो एब्जॉर्ब कर रही है ना। यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी सिंपल सी दिखाई देती है, लेकिन आपकी माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसे माइक्रोबिलाई पाए जाते हैं, माइक्रोबिलाई, ठीक है ना, सूक्ष्मांकुर, जो कि क्या करते हैं, पदार्थों को एब्जॉर्ब करते हैं, और जब एब्जॉर्ब हो जाएगा तो ट्रांसफर हो जाएगा अंदर की ओर। समझ में आ गया? तो इस तरह से ये एब्जॉर्प्शन का भी वर्क करते हैं। और लिख सकते हो आप 5th नंबर में एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, अवशोषण। ये अवशोषण का भी कार्य करती है, पदार्थों को अवशोषित भी करती है, और जब अवशोषित हो जाता है तो हाँ ठीक, और एक्सक्रीशन का भी करती, मतलब रिलीज भी कर रही। तो इस तरह से एब्जॉर्ब और एक्सक्रीट दोनों किस वर्ड में आ जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन में ही आ जाएंगे, ठीक है ना। अब देखना जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इसमें दो ये ऐसे वर्क लिख लीजिए आप कि ये कोशिका को आकार प्रदान करती है, ये कोशिका और कोशिकांगों की सुरक्षा देने का कार्य करती है, ये अपनी ही जाति की सेल को पहचानने का कार्य करती है, ये पदार्थों का स्थानांतरण करती है, ये पदार्थों का अवशोषण भी करती है और ये पदार्थों का उत्सर्जन भी करती है, ठीक है। ऐसे अब बिल्कुल सिंपल से कार्य है जो बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग लगा करके आपको लिखना है, कोई याद करने वाली चीज नहीं है। ये समझ में आ गया? यहां देखना प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो मैंने लिखा है ये ट्रांसपोर्टेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो ट्रांसपोर्टेशन करती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टेशन दो तरह का लिखते हैं हम, ठीक है। एक तो जब कोई भी मटेरियल आपका सेल मेम्ब्रेन के अंदर आता है तो उसे हम बोलते हैं इंडो मतलब होता है अंदर, अंतर्ग्रहण, हिंदी में बोलेंगे अंतर्ग्रहण या इंडोसाइटोसिस, या इसी को हम बोलेंगे अंतर्ग्रहण ये हो जाएगा अंतर्ग्रहण, बोले तो अंदर की तरफ पदार्थों का जाना, ठीक है, अंतर्ग्रहण। एक होता है बहिर्ग्रहण, आपका कहलाता है ये आपका एक्सोसाइटोसिस, इसे हम बोलते हैं बहिर्गमन, इसे अंतर्गमन और उसे हम बोलते हैं बहिर्गमन, ठीक है ना। ग्रहण ना लिख करके गमन कर लेना, ठीक है, ग्रहण ना करके आप क्या कर लो, गमन कर लो, अंतर्गमन, यह है अंतर्गमन, और एक होता है बहिर्गमन, ठीक है, पदार्थों को एक तो अंदर ले जाता है और बाहर करता है। तो इंडोसाइटोसिस और पिनेकोसाइटोसिस के थ्रू इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू पदार्थ सेल मेम्ब्रेन के क्या करता है, अंदर बाहर जाता है। समझ में आ गया ना। अब इंडो में भी हमने देख लिया, इंडोसाइटोसिस दो तरह का होगा। कैसे? हमने पानी पिया तो सेल के अंदर जाएगा आपका, पानी कैसा है आपका, लिक्विड है ना, बिल्कुल। तो एक जब लिक्विड चीज जाता है, जब हमारी बॉडी में लिक्विड, जैसे हमने मिल्क लिया, कॉफी ली, कोल्ड ड्रिंक लिया, ठीक है ना, पानी लिया, तो लिक्विड का अंदर जाना, लिक्विड जब हमारे सेल के अंदर जाएगा तो इसे एक नया शब्द दिया जाता है पिनेकोसाइटोसिस। लिख लीजिए ये वर्ड पिनेकोसाइटोसिस, या इसी को बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग कि सेल क्या कर रही है, पी रही है, मतलब अंदर लिक्विड जब जाता है तो सेल ड्रिंकिंग इसी को बोलते हैं। पिनेकोसाइटोसिस को ही सेल ड्रिंकिंग कहा जाता है, ठीक है। एक होता है आपका अभी लिक्विड चीज सेल के अंदर गया है, अब सेल के अंदर यदि हम सॉलिड चीज दे दें, जैसे हमने कुछ खाना पीना खाया, सॉलिड आइटम खाया, तो ऐसे ये पार्टिकल के फॉर्म में ये आपका अंदर आपका जाएगा। तो जब सॉलिड चीज जाता है तो इसे हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। यहाँ जब आपका सॉलिड आइटम जाएगा, सॉलिड आइटम को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, या इसी को हम बोलते हैं सेल ईटिंग, ठीक है। ये जब सेल के अंदर जा रहा है
तो इसे हम बोलेंगे पिनेकोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। पिनेको मतलब सेल ड्रिंकिंग और फैगो मतलब सेल ईटिंग। समझ में आ गया? क्लियर है? अब देखना, अब यहीं पर ये आपकी सेल क्या करे, अब इसने ड्रिंकिंग किया, ईटिंग किया, आफ्टर ड्रिंकिंग और ईटिंग के बाद इसके साइटोप्लाज्म में कुछ वेस्टेज बन गया, ठीक है ना, कुछ बेस, जैसे ये सॉलिड आइटम अनपचा है, ये इसका पाचन नहीं हो रहा है, तो इसको क्या करना है, अब इसे बाहर निकालना है। क्या करना है? इसे बाहर निकालना है। तो ये आपका ऐसे ये बेसिकल के फॉर्म में यहाँ आकर के अटैच हो जाती है, जिससे आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ऐसी आपकी ये क्या होती है, जब अंदर जाती तो ऐसे धंसती है, और जब आपका ये बाहर आती है तो ये आपकी ऐसे ये यहाँ से अटैच हो जाती है, जिससे ये खोल करके इसको बाहर निकाल देती है। समझ में आया ना? तो जब ये मटेरियल को बाहर निकालेगी तो ये आपका क्या कहलाएगा? एक्सोसाइटोसिस। क्या कहलाएगा? एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में आपका सॉलिड और लिक्विड दोनों चीज आपका ये निकालेगा। तो इस तरह से जब कुछ भी मटेरियल सेल से होकर के बाहर निकलता है तो उसे बोलते हैं सेल वोमेटिंग। क्या बोलते हैं? सेल वोमेटिंग, कि सेल क्या कर रही, बाहर निकाले, वोमेट कर रही है, तो सेल वोमेटिंग बोलते हैं। सेल के अंदर से बाहर आना मटेरियल का, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो सॉलिड हो, ठीक है ना, तो वो कहलाता है सेल वोमेटिंग। समझ में आ गया? ठीक है। तो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन सेल के अंदर दो तरह का होता है। जब अंदर जाता है तो उसे पिनेकोसाइटोसिस, और जब अंदर जाता है तो इंडोसाइटोसिस, और जब बाहर जाता है तो फैगोसाइटोसिस। हिंदी में बोल सकते हैं, जब अंदर जाएगा तो अंतर्गमन, और जब बाहर निकलेगा पदार्थ तो इसे हम बोलेंगे बहिर्गमन। बस अंतर्गमन में सॉलिड लिक्विड जाता है और बहिर्गमन में भी सॉलिड और लिक्विड निकलता है। तो सॉलिड लिक्विड वो इकट्ठा आपका निकलेगा तो उसे बोमेट बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे? बोमेट बोलेंगे। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं हम। इसी ट्रांसपोर्टेशन में ही एक वर्ड और आपका आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा हमें दो चीज और देखने को मिलती है। एक आपका क्या? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को हम बोलते हैं परासरण। हिंदी में पढ़ा होगा आपने ये, परासरण। और एक होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन तो कोशिका झिल्ली के द्वारा आपका परासरण और विसरण, दो क्रियाएं और चलती हैं। केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, इसे पढ़ा है? विसरण और नहीं पढ़ा? विसरण और परासरण क्या कहलाता है, किसे कहते हैं? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। आज गर्ल्स और नहीं आई हैं? ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन किसे कहते हैं, क्या कहलाता है? परासरण समझते हो? हाँ, ये लेयर ही है, जैसे हमारी ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन में मैंने बताया ना, ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा परासरण और विसरण क्रिया होती है। हाँ 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 हाँ, अभी क्लियर नहीं है, और अच्छे से क्लियर बताओ। और कोई बताएगा? विसरण और परासरण किसे कहते हैं? पढ़ा है कभी? सुना है? सुना है ना? हाँ, तो क्या होता है इसमें? कंसंट्रेशन को ही लेकर के हम ट्रांसपोर्टेशन बताते हैं उसका, लेकिन कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? सांद्रता। सांद्रता क्या कहलाती है? ठीक है। और कोई? सभी को पढ़ना है, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ाई करना है, तभी तो कुछ हो पाएगा। ठीक है, ऐसा ही नॉर्मल है, लेकिन इतना भी नॉर्मल नहीं है कि पढ़ना छोड़ दीजिए आप लोग, अब बिना पढ़े कुछ हो जाएगा। ठीक है, इतना भी नॉर्मल नहीं है कि कुछ मेहनत नहीं करोगे तो कहीं कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए, जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, जल्दी मिलेगा, और जितना आप टाइम लगाओगे फिर उतना टाइम लगेगा। देखिए, विसरण और परासरण, यदि हम विसरण और परासरण की डेफिनेशन बोलें तो डेफिनेशन सेम है। क्या है? डेफिनेशन सेम है। आपके यहाँ हम सांद्रता बताते हैं, जैसे अमाउंट को लेकर के, मात्रा। मात्रा जैसे आपकी
लिक्विड, लिक्विड की परसेंटेज कहां पर ज्यादा है। लिक्विड जिसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं, ये सॉल्वेंट ले लिया हमने, तो ये आपकी हमने बोल दिया ये सांद्रता, इसे हमने बोल दिया क्या, वाटर की सांद्रता। सांद्रता आपकी कहां पर ज्यादा है, ठीक है ना। तो यहां हम देखते हैं कि यदि हम ऑस्मोसिस को बोलें तो हम बोलेंगे जब आपका मटेरियल, पदार्थ, मटेरियल हाई कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन में आपके किसी भी मटेरियल के मॉलिक्यूल, यहाँ मॉलिक्यूल बोले तो अणु, किसी भी मटेरियल के मॉलिक्यूल, किसी भी मटेरियल मतलब यहाँ पर हमें कौन सा मटेरियल लेना है, यहाँ हमें ओनली लिक्विड मटेरियल लेना है। क्या लेना है, ऑस्मोसिस में लिक्विड लेना है हमें। क्या लेना है, लिक्विड बोले तो जल। जब जल के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, परासरण कहते हैं। और जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन में हमें ज्यादातर क्या लेना है, आपका गैस लेना है, गैस अणु लेना है। क्या लेना है, गैस। जब गैस के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आपके जाते हैं, जहां गैस ज्यादा है तो वो अधिक सांद्रता हो गई, और जहां गैस कम है वो क्या हो गई, कम सांद्रता हो गई। दोनों की परिभाषा एक है, बस पदार्थ हमने अलग अलग लिया है। पदार्थ क्या लिया है, अलग अलग। एक में हमने लिया है लिक्विड और एक में हमने लिया है गैस। समझ में आ गया ना, दोनों के डेफिनेशन सेम है। अब देखना, इसे समझाती हूँ विथ एग्जांपल के साथ में कि ऑस्मोसिस क्या है, कैसे अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आपके अणु जाते हैं। तो देखना यहाँ पर, देखना ऑस्मोसिस का मैंने बताया है, व्हेन लिक्विड मॉलिक्यूल when liquid molecule transfer high concentration to low concentration, क्या लिखेंगे, low concentration is called the osmosis। ठीक है, जब जल के या तरल पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब यहां हम लिखेंगे लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस। ये हो गया आपका ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को यहाँ हमने बता दिया दो प्रकार की होती है ऑस्मोसिस। टाइप यहाँ लिख दिया हमने, टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। तो टाइप ऑफ ऑस्मोसिस कितनी है, दो तरह की। एक होती है क्या, एक आपकी कौन सी ऑस्मोसिस होती है, एक अंतः परासरण, और एक होती है आपकी क्या, बाह्य परासरण। एक होती है इंडो ऑस्मोसिस और एक होती है एक्सो ऑस्मोसिस। एक हम लिखेंगे इंडो ऑस्मोसिस और एक होती है आपकी एक्सो ऑस्मोसिस। समझ में आया ना। इंडो को बोलेंगे अंतः परासरण, और एक को हम क्या बोलेंगे, बाह्य परासरण। ठीक है ना, बाह्य परासरण। समझ में आ गया। देखना, अंतः परासरण में भी परिभाषा वही चलेगी, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, तरल अणुओं का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। देखना इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं, वाटर और ग्रेन्स को साथ में रखते हैं। ठीक है, जैसे हम रात में क्या करते हैं, पानी लिया हमने, ये पानी आपका, ये आपका बाउल में पानी ले लिया और इसमें हमने क्या डाल दिए, चने डाल दिए। चने खाते हैं ना फुला करके, खाते हो आप लोग, ये चने पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं, ये चने। तो रात में जब आप देखोगे तो आपके ऐसी कंडीशन रहेगी, पानी कहाँ पर ज्यादा है, बाहर बीकर में, जो आपने बर्तन लिया है उसमें पानी ज्यादा है, और चना जब आपने डाला था बिल्कुल सॉलिड था ना, वहां पर बिल्कुल ड्राई था चना, उसमें कोई लिक्विड नहीं था, तो वहां बिल्कुल आपका जो सॉल्वेंट था, पानी की अमाउंट थी, सांद्रता थी, वो बिल्कुल 0 थी। समझ में आ गया ना। अब आपके पानी में डाले रहो आप 2, 3, 4 घंटे, सुबह आप जब उठोगे 10-12 घंटे बाद, तो आपका क्या मिलेगा, अब आपको ये बाउल ऐसे मिलेगा, पानी पहुंच जाएगा आपका यहाँ और चने हो जाएंगे आपके ऐसे। क्या हो जाएंगे, चने हो जाएंगे ऐसे। कहाँ गया पानी, पानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गया। जल के अणु जहां अधिक था, अधिक से कहां चला गया,
ऊपर की ओर चला गया। जल, हाँ जल नीचे है, ये नीचे है और इसमें हाँ एब्जॉर्ब कर लिया। मतलब जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आपका छिलका होता है ना, चने का छिलका, वहां भी तो मेम्ब्रेन रहेगी कि नहीं रहेगी? छिलका भी ना हो, दाल भी हो, तो भी वहां पर मेम्ब्रेन रहेगी कि नहीं रहेगी? ठीक है ना। प्लांट है तो प्लांट में भी सेल मेम्ब्रेन होती है कि नहीं होती है? तो आप देखोगे इस मेम्ब्रेन ने क्या कर लिया, ट्रांसपोर्टेशन किया। ट्रांसपोर्टेशन में हम कौन सा ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं? ऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ऑस्मोसिस। तो आपके जल के अणु अधिक बर्तन में जो पानी था तो अधिक सांद्रता से कहां अंदर गया? कम सांद्रता की ओर। कम सांद्रता किसकी है? बीज की, चने की। तो इस तरह से जल के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गए, मतलब बाहर से अंदर गया है, बाहर से अंदर, बीज के अंदर गया है, इसीलिए इसे बोलते हैं इंडो। इंडो बोले तो अंतः परासरण, अंतः परासरण हुआ, अंदर की ओर हुआ, बीज के अंदर की ओर पानी गया, इसीलिए इसे बोलते हैं हम अंतः परासरण या इंडोसाइटोसिस, सॉरी इंडोऑस्मोसिस। समझ में आ गया? तो जो भी हम चने वगैरह कुछ भी फुलाते हैं, किशमिश हम दूध में डाल देते हैं तो वो आपकी फूल जाती है। तो किशमिश में भी हम, दूध भी आपका क्या है? लिक्विड है। तो लिक्विड मॉलिक्यूल आपका कहाँ चला गया? आपका किशमिश में। छोहारा, काजू कुछ भी फुलाओ तो फूल जाते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें होता है अंतः परासरण। यहीं पर देखना बाह्य परासरण, देखो बाह्य परासरण, ये बाह्य परासरण है। बाह्य परासरण में जो आपकी फूली हुई चीज है, ये आपकी क्या ले लिया हमने? यहाँ पर चाशनी ले लिया, बिल्कुल चाशनी गाढ़ी सी, जो बर्फी के लिए हम चाशनी बनाते हैं। यहाँ पर शक्कर की अमाउंट ज्यादा है और पानी कम है, गाढ़ा गाढ़ा। यदि आप ऐसे डालोगे तो बहेगा नहीं, वहीं पर वो जम जाएगा। ठीक है ना। ऐसी चाशनी है कि जिसमें पानी कम है। और यहीं पर हमने फूले हुए किशमिश डाल दिए। क्या डाल दिए हमने? फूले हुए किशमिश, जिनमें आपका वाटर आपका ज्यादा है। ये फूले हुए किशमिश हमने 2-3 डाल दिए, जिनमें वाटर आपका क्या है? ज्यादा है। तो यहाँ शक्कर ज्यादा है, पानी कम है, और यहाँ पानी ज्यादा है आपका। तो यहाँ भी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आपके जो जल के अणु है, पानी आपका यहाँ आएगा, जिससे चाशनी आपकी हो जाएगी पतली, पतली हो जाएगी चाशनी, आपका बढ़ जाएगा। और जो आपकी ये जो फूले हुए आपके सीड थे, ये कुछ देर बाद ऐसे श्रिंक हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे। क्वेश्चन आता है कि चाशनी में किशमिश को, फूली हुई किशमिश को चाशनी में रखने पर वो श्रिंक हो जाती है, क्यों? क्योंकि उसमें होता है क्या? बाह्य परासरण। ठीक है। मतलब जल के अणु अधिक सांद्रता से बाहर की ओर आ जाते हैं, बीकर में आ जाता है, बाहर निकल आया पानी, तो हो गया बाह्य परासरण। समझ में आ गया ये चीज? क्लियर? परासरण क्लियर हुआ ना? ठीक है। परासरण जिसे हम ऑस्मोसिस बोलते हैं, क्लियर हुआ? यही हम अब बात करते हैं आपकी क्या? गैस का। गैस को लेते हैं, यदि हम डिफ्यूजन बोले तो ये है आपका डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या है आपका? जिसे हम बोलते हैं विसरण। विसरण, विसरण में हमें बोलना है गैस के अणु। ये आपकी गैस, गैस ही लेंगे, लिक्विड नहीं लेंगे। ठीक है ना। गैस के अणु, गैस के अणु, जब गैस के अणु, ठीक है, गैस के अणु, लिक्विड कहीं कहीं पर होता है, लिक्विड भी हो जाता है। ठीक है ना। लेकिन ज्यादातर हम गैस को लेकर के आपको बता रहे हैं। तो गैस के अणु जब अधिक सांद्रता से, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, कम सांद्रता की ओर क्या करते हैं? गति करते हैं, गति करते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विसरण। तो उसे हम विसरण कहते हैं, उसे हम विसरण कहते हैं। देखना एग्जाम्पल, देखना एग्जाम्पल देखो। जैसे आप अगरबत्ती लगाते हो, अगरबत्ती लगाते हो ना, तो अगरबत्ती सूंघने में आपकी बिल्कुल सेंट टाइप में, उसमें गुड स्मेल आपके मॉलिक्यूल होते हैं, वो गैस उसमें आपकी एक ऐसा होता है जिसकी वजह से अच्छी स्मेल आती, सुगंध आती है। तो जैसे ही अगरबत्ती जलाओगे तो देखना अगरबत्ती की जो खुशबू है वो धुएं के रूप में चारों तरफ फैलने लगती। मतलब वो अधिक सांद्रता से कम, रूम अभी महक नहीं रहा है, लेकिन अगरबत्ती आप जलाओगे तो धुआं अगरबत्ती से निकल करके पूरे चारों तरफ फैलता है। क्यों? क्योंकि अगरबत्ती में अधिक सांद्रता वाली गैस कम सांद्रता की ओर फैलती है।
समझ में आ गया ना। जैसे आपके पास एलपीजी गैस है, ठीक है ना, गैस सिलेंडर, गैस है ना जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहलाती है, लिक्विड फॉर्म में आपकी गैस मॉलिक्यूल, इसलिए वहां पर मैंने बताया कि कुछ आपकी लिक्विड फॉर्म में भी गैस रहती, गैस मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे एलपीजी की बात करें हम, सिलेंडर की, तो आप देखो सिलेंडर में क्या है, पूरी गैस भरी हुई है ना, लेकिन जैसे ही उसको निकलने को रास्ता मिलती है, लीकेज हो या कि फिर बर्नर से कनेक्शन होता है उसका पाइप से, तो हम सिलेंडर का बटन खोलते हैं तो अणु, गैस के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ट्रांसफर होने लगते हैं। सबसे ज्यादा कहां भरी हुई गैस, सिलेंडर में, और जैसे ही ऑन करेंगे उसको तो उसके अणु वहां से निकल करके कहां आने लगेंगे, जहां पर है बिल्कुल भी नहीं, बोले तो बर्नर में आने लगेंगे। समझ में आया ना। जैसे आप सेंट की शीशी खोल दो, यहाँ पर सेंट आपका लिक्विड फॉर्म में हो, उसमें गैस के अणु मिले हुए हैं, लिक्विड के साथ गैस के अणु मिले हुए हैं, ठीक है ना। तो सेंट की शीशी आप खोल दीजिए, अभी रूम महक नहीं रहा है, और सेंट खोल दीजिए, आप देखोगे कुछ देर बाद आपका रूम महकने लगेगा। तो ये क्या है कि गैस के अणु आपके अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। समझ में है ना। तो इस तरह से जैसे हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं, सांस ऑटोमेटिक चलते हैं ना, कि लेते भी हैं, इनटेक भी करते हैं O2 और हम रिलीज भी करते हैं CO2। तो CO2 हमारे अंदर CO2 ज्यादा बन रही है, इसलिए अधिक सांद्रता से CO2 निकल करके कम सांद्रता की ओर, बोले तो बाहर की ओर आएगी। और बाहर जो अभी दिन के समय ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन अधिक सांद्रता से ऑटोमेटिक हमारे नाक के नॉस्ट्रिल के थ्रू हमारे अंदर जा रही है। समझ में आ गया ना। तो गैस के अणु अधिक से जब कम की ओर जाते हैं तो वो विसरण कही जाती है, ठीक है, क्लियर है। हटाएं इसे, चलिए। तो इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ये फंक्शन हो जाएंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मैंने इतने ये फंक्शन बता दिए हैं, ठीक है। आगे आप देखिए, आगे मैं आपको बता रही हूं, सेल ऑर्गेन में आ रहे हैं साइटोप्लाज्म। सेल बाउंड्री आपकी बता दिया है मैंने, सेल वॉल भी बता दिया, सेल मेम्ब्रेन भी बता दिया, और आपकी ग्लाइकोकैलेक्स में कुछ है नहीं ज्यादा। ग्लाइकोकैलेक्स केवल म्यूसिन या आपकी सिल्सियलिक या हाइलुरोनिक एसिड की बनी हुई एक पतली मेम्ब्रेन होती है जो सेल मेम्ब्रेन का प्रोटेक्शन करती है, उसमें और ज्यादा कुछ नहीं बताना है, इसे एनिमल सीमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हम बताते हैं सेल ऑर्गेन, सेकेंड पार्ट, सेल का सेकेंड पार्ट आ रहा है सेल ऑर्गेन, सेल ऑर्गेन्स, सेल ऑर्गेन्स आ रहे हैं। सेल ऑर्गेन्स को अब हमें पढ़ना है। सेल ऑर्गेन्स में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये सबसे आपका सेकंड नंबर का, इसे हम सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेन कहते हैं। ये क्या है आपका सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेन, सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेन कहा जाता है ये, ठीक है। सबसे फर्स्ट देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने की, तो इन 1880 में, इन 1880 में, 1880 में, इन 1880 में कॉलिकर साइंटिस्ट आते हैं। कॉलिकर ने डिस्कवर किया था इसको, कहां से, जो इंसेक्ट थे, इंसेक्ट की मसल से, ठीक है ना, इंसेक्ट की जो आपकी स्केलेटल मसल थी, वहां पर आपकी रेखित पेशियों से इनको आपका सबसे पहले फाइंड किया गया था। तो इतना नहीं लिखिए, सबसे पहले लिखिए इन 1880 कॉलिकर डिस्कवर द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लिखते जाइए, बिल्कुल आ सकते कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, किस सेशन में की, ठीक है। कॉलिकर ने सबसे पहले खोज की है 1880 में, लिख गया। इसके बाद आपके आते हैं 1882 में एक वैज्ञानिक आते हैं, 1882 में डब्ल्यू फ्लेमिंग, वॉल्ट फ्लेमिंग कहलाते हैं, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया था, फिला, तंतु नाम दिया था, फिला, FILA, फिला। In 1802, W. Fleming given the word फिला नाम दिया था इन्होंने, फिला को बोलते हैं हम तंतु। पहले माइटोकॉन्ड्रिया इसे तंतु के रूप में दिखाई दे रहे थे फ्लेमिंग को,
तंतु के रूप में ऐसे ये आपके थे जिन्हें फ्लेमिंग ने देखा था, तो इसे नाम दिया था फिला। हो गया। नेक्स्ट लिखना आपका 1894 में, हाँ, कॉलिकर डिस्कवर द माइटोकॉन्ड्रिया। कॉलिकर ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की है। कहां से की थी? कीटों से, कीटों की बॉडी से, कीटों की रेखित पेशियां जो थी वहां से। ठीक है, तो ये लिख दिया। इसके साथ कई वैज्ञानिक हैं, इसलिए लिखना ये जरूरी है। इसके बाद फ्लेमिंग भी आए थे। इसके बाद आपके आए हैं 1894 में आपके साइंटिस्ट अल्टमान वैज्ञानिक आए थे। ये भी फेमस थे काफी। 1894 अल्टमान गिवन द वर्ड, यहां आप लिखना गिवन द वर्ड, मैं बोलती जा रही हूं गिवन द वर्ड, ये लिख रहा है मैंने नीचे, गिवन द वर्ड बायोब्लास्ट, ये लिखा है नीचे बायोब्लास्ट। अल्टमान ने इसे बायोब्लास्ट कहा था, माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट। ठीक है, अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट नाम दिया था। ठीक है ना, देखना बायोब्लास्ट क्यों इन्होंने कहा था, ये आप देखना। बायोब्लास्ट इन्होंने जो बोल दिया है, तो बायोब्लास्ट का मतलब हम कैसे निकालते हैं? बायो का मतलब क्या है? लिविंग पार्ट। बायो ये है बायो, और ब्लास्ट का मतलब बस्ट होना सीधे। ठीक है ना, बिल्कुल टूट जाना, टुकड़ों टुकड़ों में बस्ट होना। ब्लास्ट का मतलब होता है बस्ट। तो बायो मतलब लिविंग पार्टिकल। लिविंग पार्टिकल क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। ठीक है ना, तो इस तरह से जब आपका कोई भी लिविंग पार्ट को ये तोड़ने का कार्य करता है, तोड़ने का कार्य बोले तो रेस्पिरेशन जब होता है, तो रेस्पिरेशन में आपका ये C6H12O6 ये है आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना, जो कि कैसा हो गया? बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में हो गया, लिक्विड फॉर्म में। लेकिन फिर भी अभी इस लिक्विड में से एनर्जी कैसे निकालेगा? तो इसमें O2 लगते हैं, ऑक्सीजन 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के लगते हैं, और यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के रेस्पिरेटरी एंजाइम आपके आकर के इस लिक्विड को और बिल्कुल ऑक्सीजन लगा करके इसे ब्लास्ट करेंगे। जब ये ब्लास्ट होगा तो ये 6CO2 बनेगा, 6CO2 6H2O, और बनाएगा आपका 38 ATP। क्या बनाएगा? 38 ATP। चूंकि ये जो आपका बायोलॉजिकल मटेरियल होता है उसे तोड़ करके क्या बनाता है? ATP बनाता है। इसीलिए अल्टमान ने बोला था इसे बायोब्लास्ट। समझ में आ गया ना? यहाँ कार्बोहाइड्रेट लिया है, कोई भी प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, कुछ भी आपका बायोलॉजिकल मटेरियल को ये एंजाइम दे करके, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम आपके इसमें यूज हो करके उस मटेरियल को बस्ट कर देते हैं, इसीलिए इसे बोल दिया बायोब्लास्ट। ठीक है, चलो आगे चल करके आगे अल्टमान और फ्लेमिंग को, मॉडर्न टाइम में अल्टमान और फ्लेमिंग को ही माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवरी का अवार्ड दे दिया गया। मतलब इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया में ज्यादा वर्क किया, स्ट्रक्चर वगैरह और अच्छे बताई इसने, तो इसलिए आगे चल करके अल्टमान को ही मॉडर्न टाइम पर क्या दे दिया गया है? अल्टमान और फ्लेमिंग को, W फ्लेमिंग को डिस्कवरी का श्रेय दिया गया है। समझ में आ गया? एक आते हैं आपके सी बेंडा वैज्ञानिक आते हैं, ये है आपके बेंडा, ये भी वैज्ञानिक सी बेंडा कहलाते हैं। ठीक है ना, बेंडा, कार्ल बेंडा, सी का मतलब होता है, सी का मतलब कार्ल बेंडा। ठीक है ना, पूरा लिखना हो लिख सकते हो, ये कार्ल बेंडा वैज्ञानिक आते हैं। कब आते हैं? 1898 में। 1898 में कार्ल बेंडा ने ही माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया। क्वेश्चन आ जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द बेंडा ने दिया है, कार्ल बेंडा ने। और कब दिया है? 1898 में दिया है। फ्लेमिंग ने क्या दिया है? फिला। अल्टमान ने क्या दिया है? बायोब्लास्ट।
और कॉलिकर ने तो देखा बस था, केवल माइटोकॉन्ड्रिया को देखा बस था, डिस्कवरी किया था सबसे पहले। माइटोकॉन्ड्रिया तो अभी नाम दिया था, 82 में पहले नाम दिया, उससे जाना जाता है। यहां से जाना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, इस सेशन से जाना गया है। कैसे? इसके पहले नाम था इसका। हाँ, इसके पहले जैसे फिला नाम था, बायोब्लास्ट था, तो पहले इसे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कहते थे। इसके पहले तक का सेशन जो था वहां पर जो नाम पहले चलता था वो नाम देते थे, ठीक है ना। इसके बाद अब आपके आए हैं वैज्ञानिक 1948 में आपके वैज्ञानिक आए हैं, एक रिंग्सबरी आए हैं, और इस माइटोकॉन्ड्रिया का रिलेशन बताया है रेस्पिरेशन से, कि माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किसने बताया है? रिंग्सबरी ने। तो ये अभी 19 है, ज्यादा दूर वाला टाइम नहीं है। 1948 में रिंग्सबरी ने माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध बताया रेस्पिरेशन से, कि माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन का कार्य करती है, ठीक है ना। फिर आते हैं एक सिक्ड विज, इन्होंने पावर हाउस कहा था, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आप खोज लिखिए माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया, बायोब्लास्ट किसने दिया, फिला क्या है, ऐसे क्वेश्चन आपके ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन, ये अभी इंट्रोडक्शन आपका चल रहा है। और देखना, और माइटोकॉन्ड्रिया देखना, माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, सेकंड तो बता दिया, सेकंड लार्जेस्ट, और डबल मेम्ब्रेन से कवर होता है। डबल मेम्ब्रेन से घिरे हुए केवल 2 सेल ऑर्गन बताए हैं मैंने जिसमें डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। डबल मेम्ब्रेन किस ऑर्गन में पाई जाती है? तो डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में, और दूसरा है आपका क्लोरोप्लास्ट। ये 2 सेल ऑर्गन ऐसे हैं जिनके चारों तरफ डबल सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, दोहरी कोशिका झिल्ली से घिरे होते हैं, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गन आपके डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गन कहलाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो अतः माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना है। माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ कितनी झिल्ली पाई जाएंगी? 2। क्यों पाई जाती है 2? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया मेन ऑर्गन है, ये श्वसन का कार्य करता है, इसलिए उसकी सुरक्षा ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए, एक सेल में इन अ वन सेल mitochondria number is कितना आ जाएगा? 1000 to 1600, 1000 से 1600 तक। एक सेल हम ये अपनी बनाई ना, ये हमने ये बनाई आपकी ये सेल, तो यहां मैंने आपकी एक ही माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गन बताए थे, तो एक सेल में ऐसे ये 1000 से 1600 तक पाई जाती है। एक सेल में, एक एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर कितनी होती? 1000 से 1600 तक। समझ में आ गया? लग गया? एक आपका अमीबा है जो सिंगल सेल बॉडी में आपका पाया जाता है, ये आपका चेस अमीबा करके है, ये आपका चेस अमीबा। ये इसकी एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया बनी है, इसकी एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर 5 लाख होती है। कितनी? 5 लाख। एक सेल में 5 लाख तक होती है। ये अमीबा है, अमीबा प्रोटिस्टा मेंबर होते हैं ना, यूनिसेलुलर। तो अमीबा की बॉडी एक ही सेल की होती है, तो इसकी एक सेल में आपका 5 लाख तक आपके पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। हर अमीबा में नहीं, केवल ये चेस अमीबा करके है, चेस अमीबा में 5 लाख तक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, जो काफी ज्यादा है, हायर ऑर्गेनिज्म से काफी गुने हैं, ठीक है। हो गया। प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर हमसे कम होती है, जैसे हम लोगों में यदि 1000 से 1600 तक है, तो प्लांट में आपकी 700-800 से लेकर के 1000 के बीच में रहेगी, ठीक है ना। प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर
माइटोकॉन्ड्रिया नंबर इज लेस कंपेयर टू एनिमल सेल, ठीक है ना। जंतु कोशिका की अपेक्षा पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होती है, कम होती है। क्यों कम होती है, सोचो थोड़ी, क्यों कम होती है, क्यों कम होती है? रेस्पिरेशन तो आपका प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है। प्लांट में दिन के समय श्वसन नहीं होता है, पता है ना आपको, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण होता है, प्लांट रात के समय ही श्वसन करते हैं। और हम लोग दिन भर चाहे सोते हो चाहे जागते हो, हमारी बॉडी में श्वसन होता ही रहता है। तो हमें श्वसन की ज्यादा जरूरत है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया हमारे अंदर ज्यादा है। और प्लांट में श्वसन एक टाइम होता है, इसलिए उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या है, कम है। समझ में आ गया? तो प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जंतु कोशिकाओं की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। चलिए, कम, अब ऐसा नहीं कि 1-2, कम में मतलब ऐसे जैसे हमारी 1000 से 1600, तो उसमें 1000 तक ही रहेंगी, 700-800 से लेकर के 1000 तक, बहुत कम नहीं, मतलब इतनी कम, ठीक है। अब चलिए आगे हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। हेडिंग डालेंगे आप, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर जो होती है वो डबल मेम्ब्रेन से कवर, ऐसे ओवल टाइप की होती है। तो ये बना रहे हैं हम, दोहरी झिल्ली से आपकी घिरी होती है। ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहलाएगी, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल, आउटर माइटोकॉन्ड्रिया भी लिख सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये आपकी बनाएंगे हम। इसकी इनर मेम्ब्रेन में ऐसे ये पाए जाते हैं क्रिस्टी, ये उंगली के समान स्ट्रक्चर बनाना है आपको, जिन्हें हम बोलते हैं क्रिस्टी। ये इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टी पूछा जाता है कि क्रिस्टी किस में पाए जाते हैं, क्रिस्टी क्या है, क्रिस्टी के क्या कार्य है, क्रिस्टी में क्या पाया जाता है स्पेशली, ऐसे आपको बना लेना, ठीक है। ये हो जाएगी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन। और इस मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी होगी, 75 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। ये बिल्कुल सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी है, बस माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होने के कारण इसे माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। अब देखो इनको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। ये आपका नाम काफी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना आप, क्रिस्टी। क्रिस्टी क्या है कि, तो क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में बनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इन इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द क्रिस्टी। दे आर, हाँ विली की तरह होती है, माइक्रोविलाई जैसे आपके निकले होते हैं ना, सेम उसी तरह आपकी निकली होती है, ठीक है ना। तो ये क्रिस्टी होते हैं, क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। क्वेश्चन आए क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं, किस सेल ऑर्गन में, गोल्जी बॉडी में, ईआर में, माइटोकॉन्ड्रिया में, या आपका सेल वॉल में, तो क्या लगाओगे आप, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अब देखो इस क्रिस्टी की स्पेशलिटी क्या है, ये क्रिस्टी अपने ऊपर इस क्रिस्टी में लगे होते हैं। अब देखो ये हो गई जैसे इनर मेम्ब्रेन हो गई। अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये वाला पार्ट आपका क्या कहलाएगा, ये आपकी बाउंड्री हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया बाउंड्री। माइटोकॉन्ड्रिया बाउंड्री के अंदर क्या होता है, सेल बाउंड्री के अंदर सेकंड पार्ट क्या कहलाता है,
साइटोप्लाज्म क्या कहलाएगा। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की बाउंड्री बता दी मैंने, दो बाउंड्री बता दी। अब दो बाउंड्री के अंदर आपका ये जो अंदर पार्ट है ये क्या कहलाएगा आपका, साइटोप्लाज्म वाला पार्ट। तो ये आपका यहाँ ये पाया जाएगा इसका लिक्विड मटेरियल, ये लिक्विड मटेरियल आपका पाया जाएगा, जिसमें क्या पाया जाता है, सबसे मेन चीज इसमें पाए जाते हैं राइबोसोम। क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम। तो ये होते हैं इसमें राइबोसोम, 70S राइबोसोम, ये आपके राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें डबल राउंड सर्कुलर, ये ऐसे सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये हो जाएगा सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। वृत्ताकार दोहरा कुंडलित धागा ये आपका पाया जाता है डीएनए का। सी फॉर सर्कुलर, डी फॉर डबल, एस फॉर स्ट्रैंड, ठीक है ना। सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है इसमें। और देखना ये है राइबोसोम, 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम। राइबोसोम है तो ये प्रोटीन फाइबर्स हो जाएंगे, ये प्रोटीन फाइबर, इसे हम लिख देंगे प्रोटीन फाइबर्स। बोले तो प्रोटीन के रेसे, प्रोटीन के रेसे, ठीक है। अब देखना जो ये मटेरियल पूरा हमने जो बनाया इसे हम क्या बोलेंगे, जैसे सेल के अंदर जो सेल ऑर्गन पूरे भरे होते हैं उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब इसे साइटोप्लाज्म तो नहीं बोल सकते क्योंकि सेल तो है नहीं, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के होने के कारण इसके इस लिक्विड और सॉलिड मटेरियल को बोलते हैं हम मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का जो अर्ध तरल पदार्थ होता है उसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाया जाता है 70S राइबोसोम एंड सर्कुलर स्टैंडर्ड डीएनए, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। हो गया। एक चीज और देख लेना इसमें इंपॉर्टेंट है, ये जो क्रिस्टी बताए हैं मैंने, तो क्रिस्टी में आपके स्पेशल क्या पाए जाते हैं, ये क्रिस्टी में आपके क्या पाए जाते हैं, क्रिस्टी की सरफेस से स्पेशल पार्टिकल लगे होते हैं ये, जिन्हें हम F1 पार्टिकल कहते हैं। ये ऐसे आप किसी एक में बना लीजिए, चाहे छोटे छोटे से पूरे में बना लीजिए, जैसे भी आपको बनाना, ये इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे ऐसे हर क्रिस्टी में पाए जाएंगे आपके, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम भी बोलते हैं इनको, ऑक्सीसोम या F1, या इन्हें F0 to F1 पार्टिकल भी बोला जाता है, पार्टिकल बोला जाता है। ऑक्सीसोम OXYSOME, ऑक्सीसोम भी बोलते हैं, इन्हें F1 पार्टिकल भी बोलते हैं, या F0 to F1 पार्टिकल भी कहते हैं। समझ में आ गया ना। सी फॉर सर्कुलर, सी फॉर सर्कुलर, सर्कुलर बोले तो गोलाकार, ये गोल बना है कि नहीं बनाया मैंने गोल, तो सी फॉर सर्कुलर। डी फॉर डबल, डीएनए हमेशा ऐसे डबल डबल रहता है, दोहरा होता है तो डबल। और धागा कैसे होता है, स्ट्रैंड, स्ट्रैंड बोलते हैं तंतु को, स्ट्रैंड। तो सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है। डीएनए का नाम पता है ना पूरा, क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड, मेन जेनेटिक मटेरियल है ये, ठीक है। तो इस तरह ये बताया मैंने। अब देखो जो F1 पार्टिकल है ये मैंने क्यों इंपॉर्टेंट बताए हैं, क्योंकि यदि एक क्रिस्टी में देखें, जैसे ये हमारी क्रिस्टी है, तो क्रिस्टी में जो F1 कण होता है तो क्रिस्टी की सरफेस से ये लगा हुआ है ऐसे, ये F1 ऐसे आपका लगा हुआ है, ये इतना F1 है। समझ में आ गया। ये देखो ये जैसे बना दी मैंने, ये बना दी क्रिस्टी, ये क्रिस्टी है, ये क्रिस्टी फिंगर लाइक क्रिस्टी, और फिंगर लाइक क्रिस्टी से ही आपका ये जुड़ा है, ये ऐसे, और ये इसका ऐसा, ये ऐसा, ये तो ये कहलाता है इसका हेड, ये कहलाता है इसका नेक, और ये कहलाता है एनईसी, ये लिखा है एनईसी के नेक, और ये कहलाएगा बेस। क्या कहलाएगा, बेस। तो बेस को ही हम बोलते हैं F0 और इसके हेड को ही बोलते हैं हम F1। तो कोई भी जो F1 पार्टिकल होता है वो ऐसे, ये बेस, नेक और ये हेड, ये हो गया बेस, बेस, ये हो गया नेक, और ये हो गया इसका
हेड, समझ में है ना। और ये किससे जुड़ा है, ये जुड़ा है क्रिस्टी से। किससे जुड़ा है, क्रिस्टी। तो देखो ये आपकी बना दी मैंने नीचे, ये आपकी ऐसे क्रिस्टी, तो क्रिस्टी से आपका लगा है ये। जो इसका हेड होता है, हेड ही मेन पार्ट होता है, क्योंकि हेड में ही आपके रेस्पिरेटरी एंजाइम होते हैं। इसके हेड पोर्शन में ही रेस्पिरेटरी एक मिनट, कम हियर, यू वहां टॉप तक पहुंचो। सो रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट इन अ हेड पोर्शन, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी, ये आपके रेस्पिरेटरी ये हो जाएंगे एंजाइम। और रेस्पिरेटरी एंजाइम है तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, रेस्पिरेशन। बोलते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन का कार्य करता है, क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी में होते हैं आपके F1 पार्टिकल, और F1 पार्टिकल में होते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, रेस्पिरेशन का वर्क करता है। समझ में आ गया ना। इसीलिए रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन हम लेते हैं ना, इनटेक करते हैं। अभी कार्बोहाइड्रेट को हमने जब तोड़ा था तो उसमें ऑक्सीजन ऐड किया था, तो यहाँ ऑक्सीजन ऐड होती, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीसोम। ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीसोम भी बोलते हैं इसे F1 भी बोलते हैं, क्योंकि F1 पार्टिकल का मेन पार्ट क्या है, ये हेड, और हेड को क्या बोलते हैं हम, F1, और बेस को क्या बोलते हैं, F0। तो इसे F0 to F1 भी बोल सकते हैं, और केवल हमें F1 भी बोलना है, तो क्योंकि हेड पोर्शन से ही हमारे क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम निकलते हैं, इसलिए F1 भी इसे हम बोल सकते हैं, F1 या F0 to F1 पार्टिकल ऐसे, ठीक है। चलिए अब लास्ट में इसके बचेंगे फंक्शन, तो कल की क्लास में करवाएंगे। क्लियर।